बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना और फैमिली के साथ बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों की खुशियों को दवाम बख्शे और इनमें आपको मज़ीद खुशियाँ दे। आमीन। खुशियाँ बख्शे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि इस तरह हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो के पहले मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा आज का मौजू है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, यानी कि पाकिस्तान का सब्ज़ इनकलाब। इस प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज़ करना है और पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब लाना है। आप लोगों को याद होगा कि एक दौर था जब पाकिस्तान के स्कूल के निसाबों में ये पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की 65% आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। और ये वो दौर था जब हर पाकिस्तानी खुशहाल था, जहाँ जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुलाजमतों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शहरों में मुआशी और मुआशरती मसाइल की भरमार नहीं थी, हर तरफ सुकून था। मुआशी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान की ज़राई अजनास दुनिया भर में मकबूल थीं और ख़ास तौर पर हमारी काटन। फिर वक्त बदला, लोगों ने रूरल एरियाज़ की जानिब से अर्बन एरियाज़ की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी और नतीजा वो निकला जो हम आज देख रहे हैं कि हमारे अपने खाने पीने के लिए अनाज पूरा नहीं हो रहा और ना ही सब्ज़ियाँ, हत्ता कि प्याज और टमाटर के लिए भी हम अपने अज़ली दुश्मन इंडिया की तरफ देख रहे होते हैं। इन हालात में ये एक साहिब और दानिशमंदाना फ़ैसला है कि पाकिस्तान की ज़राअत को दोबारा नए सिरे से मुनज़्ज़म किया जाए और उससे हमें जो फ़वाइद हैं वो लेने चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसे तरक्की दी जाए। हम देखते हैं कि इंडिया और दूसरे ममालिक ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं बल्कि ज़राई अजनास दूसरे मुल्कों को भी भेज कर ज़र मुबादला कमा रहे हैं और उनके किसान भी खुशहाल हैं। हत्ता कि अफ्रीकी ममालिक भी ज़राअत के मैदान में बहुत आगे निकल चुके हैं। अफ्रीकी ममालिक की जहाँ तक बात आती है तो हम ये समझते हैं कि अफ्रीकी ममालिक में ज़राअत नहीं है, लेकिन जब मैंने वहाँ पर उन इलाकों का विज़िट किया तो महसूस हुआ कि जहाँ की ज़राअत तो बहुत तरक्की याफ्ता है और वहाँ पर हुकूमतें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रही हैं। उनके पास जो बंजर और वीरान ज़मीनें पड़ी हुई हैं वो एक्सपैट्रिएट्स को, यानी कि बाहर के मुल्कों से, पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी कोई बंदा जाता है, अगर वो वहाँ पर अपना दिलचस्पी शो करता है, अपना इंटरेस्ट शो करता है कि हम आपकी ज़मीनें आबाद करेंगे, तो उनको उनकी मर्ज़ी के इलाके में ना सिर्फ ये है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी ज़मीन वो चाहें, जितने हेक्टर एकड़ वो ज़मीन चाहते हैं उनको ज़मीन मुफ्त में दे दी जाती है, बल्कि उनको 80 से 90% जो उस ज़मीन को आबाद करने के अखराजात होते हैं, मशीनरी लानी है, बीज लाने हैं या जो भी तरीक़ाकार होता है आपने ज़मीन को आबाद करना है, उसके लिए पैसा भी वो हुकूमत अपने बैंकों के ज़रिए मुहैया करती है। तो इस तरह की सहूलत हमें क्यों नहीं मिल सकती? हमें भी मिलती हैं ये सहूलतें, कवानीन हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और अगर अमल दरामद होता है तो जो पैसा किसान को मिलता है उसमें 50% से ज़्यादा पैसा तो दोबारा देने वालों की जेबों में चला जाता है, किकबैक्स, कमीशन और रिश्वत के उसमें मद में। मैंने वहाँ पर अफ्रीका के कंट्रीज में देखा है, साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है कि वहाँ पर हाईवेज के किनारे जो खेत होते हैं, जो फार्म्स होते हैं, वहाँ पर आपको छोटे जहाज़ खड़े हुए नजर आएंगे। और ये जहाज़ क्या हैं? ये जहाज़ उन फार्मर्स की मलकियत है। वहाँ का फार्मर, वहाँ का किसान इतना ज़्यादा माली तौर पर मुस्तहकम होता है। तो हमारा मुल्क जो कि ज़राई मुल्क कहलाता था और जिसकी 65% आबादी जो ज़राअत से मुंसलिक थी, फिर वो यहाँ पर धक्के क्यों खा रहा है? वो यहाँ का किसान हमारा जो है ना वो क्यों कसम परसी का शिकार है? इसलिए कि हमने अपनी पॉलिसियों को मजबूत बुनियादों पर मुनज़्ज़म नहीं किया और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम सही तरीके से नहीं कर सकते।
तो ये अफ्रीकी ममालिक आप ज़राअत के मैदान में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप यूएई में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको अफ्रीकी ममालिक से आई हुई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान से गई हुई चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान की सुपर मार्केट में मिलेंगी, आम मार्केटों में बहुत कम मिलती हैं। तो अब अगर हम अपनी खोई हुई अजमत को दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों के कल मैंने वीडियोस देखे जो इसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन मुझे उस मुखालफत की समझ नहीं है कि वो क्यों करना चाह रहे हैं। तो जब हम अपनी खोई हुई अजमत रफ्ता को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, और ये यकीनन हो सकता है, क्योंकि इस दफ़ा हमारी काबिल फ़ख्र फ़ौज जो हर मुश्किल वक्त में, हर मुसीबत में हमारे मुल्क में आगे आगे होती है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो कोई कुदरती आफत हो या ज़मीनी आफत हो, किसी किस्म की भी कोई आफत हो, तो हमारी फ़ौज को बुलाया जाता है और वो हमारी हेल्प करती है। तो इस सिलसिले में भी हमारी फ़ौज इस काम को अपने ज़िम्मे लेकर इसकी निगरानी करेगी, क्योंकि ये कल की एक स्पीच में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी यही कहा है। वो कॉन्फ्रेंस थी गालबन इसी हवाले से, ज़राअत के हवाले से ही। और जब हमारी फ़ौज इसकी निगरानी करेगी, ये काम उसके सुपरविजन में होंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम भी ज़रूर चूमेगी और अल्लाह हमें इस दफ़ा इसमें कामयाब करेगा। आमीन। मेरा दूसरा मौजू उस शख्सियत के बारे में है जो दुबई में अपने बाप की लाश के उंगलियों के निशानात जायदाद के फ़रोख्त के कागजात पर लगाता हुआ पकड़ा गया था, और जेल की यात्रा भी उसको इसी वजह से करना पड़ी। मैं एंकर पर्सन मुईद पीरजादा की बात कर रहा हूँ। उसने अमेरिका में गालबन अपनी एक तकरीर की है, और उसने उस तकरीर में एक नया इंकशाफ किया है कि सानिया APS, जो कि एक बहुत ही बुरा सानिया था, आप सब लोगों को याद होगा APS में जो स्कूल के बच्चों पर हमला किया गया, तो उस सानिया APS में बच्चों का कत्लेआम फाटा के लोगों ने किया था। ये मुईद पीरजादा साहब ने अभी रिसेंटली फरमाया है। अस्तगफिरुल्लाह, हम यही कह सकते हैं। मौसूफ जो हैं वो फ़ौज की दुश्मनी में मौसूफ पक्के जूथिया हैं और पिंकी पीरनी के शौहर के फॉलोअर हैं। तो उन्होंने उनकी हिमायत में फ़ौज की दुश्मनी में इतने आगे चले गए हैं कि अपने मुल्क दुश्मन आका, मैं अब उनको मुल्क दुश्मन ही कहूँगा, इमरान साहब को, अपने मुल्क दुश्मन आका इमरान को खुश करने के लिए इतना आगे चले गए कि अब वो उस हमले का इल्ज़ाम फाटा के मासूम लोगों पर लगा रहे हैं। वो ये कहना चाहते थे असल में कि फ़ौज फाटा पर इतने जुल्म सितम फ़ौज ने किए हैं कि इनके दिलों में इसके खिलाफ नफरत भर गई है, और ये इसी नफरत का शाखसाना था कि उन्होंने बच्चों का कत्लेआम किया। इन अकल के अंधों को क्या नहीं, इन अकल के अंधों को कौन समझाए और क्या समझाए, समझाना फजूल है, क्योंकि इनके दिलों में, दिमागों में जो खनास भर चुका है उसका निकलना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को कोई बताए कि फाटा के लोग फ़ौज से बहुत मोहब्बत करते हैं और उस पर जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। फ़ौज की मोहब्बत पठान इलाकों में किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो लोग जंग का कहीं पर महाज हो जहाँ पर फ़ौज इंगेज होती है तो वो फ़ौज की जगह पर खुद जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मौसूफ अगर चाहें तो सानिया APS की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा है, गालबन 500-600 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है। उसको अगर पढ़ लें तो हकीकत मालूम हो जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है कि उनको हकीकत का पता है। वो एक बाखबर सहाफ़ी का किरदार अदा करते रहे, उन्हें इस हकीकत का पता भी होगा, इस रिपोर्ट के बारे में भी इल्म होगा। लेकिन बात हुई है ना कि इमरान की दोस्ती में उन्होंने मुल्क से दुश्मनी तो करनी ही है, तो कोई ना कोई ऐसी बात तो करनी है ना कि जो मुल्क के साथ दुश्मनी पर जाके ख़त्म हो। ज़ाहिर है कि जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और फिर नफरत की एक नई फ़िज़ा पैदा हो जाएगी फ़ौज के ख़िलाफ़। ये उनकी सोच है। लेकिन अब इस सोच के लफ्ज़ पर मुझे याद आया कि इससे पहले ये बुकराती सोच कहाँ थी। वो अपने आप को सुकरात बुकरात अरस्तु समझते हैं, तो ये बुकराती सोच आज से पहले कहाँ थी। पहले तो इस चीज़ का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। पहले तो यही लोग, जब इनकी दोस्ती थी फ़ौज के साथ, तो ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिलाते रहते थे, फ़ौज की दोस्ती के बयानात देते रहते थे और फ़ौज की तारीफ़ों में ये कुलाबे मिलाते रहते थे। APS के हादसे के बाद भी इन्होंने फ़ौज को बहुत तारीफ़ें की फ़ौज के बारे में,
بلکہ یہ خود عمران صاحب تھے جو جس وقت ان کی حکومت تھی وہاں پر سرحد میں، اس وقت یہ اس حادثے کے بعد کوئی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد، پہلے یہ وہاں پر دھرنے میں مشغول تھے. جب یہ حادثہ ہوا، جب یہ حملہ ہوا، تو ان کو عمران صاحب کو جو دھرنا فیل ہو رہا تھا، فیس سیونگ مل گئی، اور انہوں نے اسی بہانہ بنا کے، اسی واقعے کو بہانہ بنا کے اپنا دھرنا جو ہے نا وہ ختم کیا. اور اس کے بعد کئی دنوں کے بعد یعنی کہ اپنی غالباً شادی ان کی تھی، نکاح کیا تھا یا کچھ تھا ایسا، میرے خیال میں ریحان خان سے تھی. تو اس کے بعد یہ اپنی شادی کا جشن منانے کے بعد وہاں پر APS میں اظہار یکجہتی کے لیے گئے. اب اس موقع پر یہ بات کیوں کی گئی؟ جبکہ ایک طرف اسرائیل عمرانی دہشت گردی کی حمایت میں کھلم کھلا سامنے آیا ہے، تو آج ان کو بھی فوج کے خلاف زبان کھولنا یاد آ گیا. تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. آپ اس چیز کو الگ الگ مت سمجھیں. یہ جو ان کا بیان ہے، ان کی تقریر بھی وہاں پر مغربی ملک میں ہے اور اسرائیل بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو ادھر سے انہوں نے UNO میں یہ خطاب کیا، اس کی مذمت کی کہ ہماری فوج، پاکستان کی فوج جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے شدت کے ساتھ، اور وہاں پر پاکستان میں جو ہے سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور اسی ملک میں معید پیرزادہ صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ فوج کے خلاف زبان کھولنا ہے. ایسا شخص جو اپنے مردہ باپ کو بھی نہ بخشے، ہم اس سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ شخص تو کیا کہتے ہیں کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی ذات پر بات کی جائے، لیکن کیونکہ اس سے ایک ایسا بیان دیا تو مجبوراً مجھے اس بیان کی کلیریفیکیشن کے لیے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے مجھے میدان میں آنا پڑا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. یا زندہ صحبت باقی، تو بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.